चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो चीन का बना सामान नहीं खरीदता होगा। भारत भी हर साल चीन से अरबों का सामान खरीदता है। साल 2022 में भारत ने चीन से 118.5 अरब डॉलर का माल खरीदा था, जबकि मात्र 17.48 अरब डॉलर का माल भारत ने चीन को बेचा था। यानी कि भारत का व्यापार घाटा 101.02 अरब डॉलर का रहा था। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जिस फोन या डिवाइस पर आज यह वीडियो देख रहे हैं उसे भी चीन में बनाया गया हो, या फिर उसके अंदर लगी बैटरी, कैमरा या फिर डिस्प्ले जैसे कंपोनेंट्स चीन में बने हुए हो। यही नहीं बल्कि हम लोगों की हेल्थ संबंधित जरूरतों की पूर्ति भी चीन से ही होती है। मेडिसिन के लिए भारत आज पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। साल दर साल चीन से भारत का आयात बढ़ता ही जा रहा है। इस हिसाब से हम लोगों का जीवन चीन पर निर्भर है। यह बात सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप बारीकी से समझे तो आजकल हम लोग यही जीवन जी रहे हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि चीन का रुतबा अब खत्म होने वाला है, उसका फ्यूचर अब खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरह ये देश भी कंगाली के रास्ते पर चल पड़ा है कि न सिर्फ दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है बल्कि चीन की ताकत घट रही है। और ये कंपनियां चीन से अपनी फैक्ट्रियां बंद करके अब दूसरे देशों में जा रही हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अब भारत आ रही हैं और भारत में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। क्या चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर का खेल सच में खत्म हो चुका है? क्या दुनिया के दिग्गज कारोबारी चीन से अपने कारोबार को समेट लेंगे? क्या वे सभी भारत में निवेश कर सकते हैं? क्या भारत दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो को एक तथ्य के साथ शुरू करते हैं जो दिखाता है कि चीन और भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कितना बड़ा अंतर है और चीन से फैक्ट्रियों को भारत लाना भारत सरकार के लिए कितना मुश्किल काम है। 2022 में चीन का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन 4,975 बिलियन डॉलर का था, जबकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन मात्र 450 बिलियन डॉलर का था। यानी कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भारत की तुलना में लगभग 11 गुना बड़ा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम चीन की क्षमता का 10% ही अपने देश में ले आते हैं तो इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट दुगुनी हो जाएगी। अब भारत के लिए इसे डबल करना कितना आसान है, आइए इसे वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से समझते हैं। साल 2009 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 230 बिलियन डॉलर था और 2022 में यह बढ़कर 450 बिलियन डॉलर हो गया। यानी इसे दुगुना करने में भारत को 13 साल लग गए हैं। अब भारत अगर पहले की तुलना में दुगुने रफ्तार से भी आगे बढ़े तब भी हमें चीन की 10% को अपनी तरफ लाने में 6 से 7 साल लग जाएंगे। फिलहाल वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 3% के करीब है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 28% के आसपास है। वर्ल्ड बैंक के इस ग्राफ से साफ दिख रहा है कि चीन ने अपनी क्षमता को किस तरीके से बढ़ाया है। 2004 में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी केवल 8.7% थी, लेकिन अब 28% से अधिक हो गई है, जबकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक स्थिर रही है। 2004 में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 1.5% थी, जो अब बढ़कर 3.1% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का कितना दबदबा है इस ग्राफ में साफ नजर आ रहा है। भारत में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां भारतीय कंपनियां भारत में ही चीनी कंपनियों से पिछड़ रही है, जैसे कि मोबाइल के धंधे में। यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 प्रमुख मोबाइल ब्रांड्स की लिस्ट है। इसमें सैमसंग को छोड़ दें तो बाकी के 4 ब्रांड्स चीन के ही हैं।
अगर टॉप 10 की बात करें तो इसमें वन प्लस, पोको, टेक्नो और इन्फिनिक्स के नाम भी जुड़ जाएंगे। यानी सैमसंग और एप्पल को छोड़ दे तो 10 में से 8 ब्रांड्स चीन के ही हैं और इनकी भारत के बाजार में हिस्सेदारी 75% से भी अधिक है। भारतीय फोन बाजार जो कभी कार्बन, माइक्रोमैक्स और लावा जैसे घरेलू कंपनियों से भरा हुआ था, अब उनको कोई पूछने वाला भी नहीं बचा है। इन भारतीय खिलाड़ियों की 2014 में 20% से भी अधिक की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब इनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम हो गई है। आज माइक्रोमैक्स का बाजार में हिस्सा 0.5% है, लावा का 0.4% और इंटेक्स और कार्बन का 0% बाजार में हिस्सा है। टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी के क्षेत्र में भी कई विदेशी ब्रांड्स हैं। कारों में भी कई विदेशी ब्रांड्स हैं। भारत में जितनी कारें मौजूद हैं उसमें लगभग आधी तो जापान की है। टीवी पर अक्सर यह खबर चलती है कि चीन का फ्यूचर खतरे में है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के निर्माण में स्टील और सीमेंट सबसे जरूरी चीज होती है। यह दोनों चीजें फ्यूचर के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस्पात की बात करें तो चीन इसमें पहले स्थान पर है। दुनिया में जितना स्टील का उत्पादन होता है उसमें चीन की हिस्सेदारी आधी से भी अधिक है। हालांकि भारत इसमें दूसरे नंबर पर है, लेकिन चीन का उत्पादन भारत की तुलना में 8 गुना बड़ा है। यही हाल सीमेंट का भी है। दुनिया में 51% सीमेंट का उत्पादन अकेले चीन करता है। इस मामले में भी वह भारत से कई गुना आगे है। यही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी चीन अपना दबदबा बनाए हुए है। वह कार मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। भारत से 6 गुना अधिक कारों का निर्माण चीन में हो रहा है। बैटरी की बात करें तो दुनिया की 77% बैटरी चीन में बनती है, जबकि 1% से भी कम बैटरी का निर्माण भारत में होता है। इन बैटरियों के कारण ही मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक का अस्तित्व संभव हो पाया है। कुल मिलाकर बैटरी का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है और दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ने ही वाली है और इसका उत्पादन करने में चीन नंबर 1 देश है। सौर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसे कई प्रोडक्ट जिनकी फ्यूचर में सबसे अधिक मांग होगी, उसमें चीन अपना दबदबा बनाए हुए है। इसलिए यह कहना कि चीन ढहने वाला है, उसका फ्यूचर खत्म होने वाला है, सही नहीं होगा। इसके अलावा जो कम तकनीक वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी चीन का दबदबा बना हुआ है। चीन कपड़ा बनाने में नंबर 1 देश है। हर महीने करीब 3 अरब मीटर कपड़े का उत्पादन अकेले चीन करता है। खिलौना में भी दूसरे देशों के मुकाबले चीन सबसे अधिक कमाई कर रहा है। दुनिया में 65% से अधिक जूते आज चीन में बन रहे हैं। यह सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मांग कभी घटने वाली नहीं है। चीन फ्यूचर में भी दुनिया का कारखाना बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सिर्फ सस्ती कीमत पर प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, बल्कि उसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को अच्छे से मैनेज भी करता है। जैसे कि कपड़ा उद्योग, इसकी शुरुआत कारखाने से नहीं बल्कि खेती से शुरू होती है। इसके लिए विशेष रूप से कपास उगाए जाते हैं। चीन इस मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ भारत दूसरे नंबर पर है। आपको देखने से लग रहा होगा कि भारत चीन के बहुत ही नजदीक है, लेकिन चीन असल में भारत से काफी बढ़त बनाए हुए है। भारत में कपास की खेती 10 से 12 मिलियन हेक्टेयर के बीच होती है, वहीं चीन में कपास की खेती 3 से 4 मिलियन हेक्टेयर के बीच होती है। यानी कि भारत में चीन की तुलना में कई गुना अधिक जमीन पर कपास की खेती की जाती है। फिर भी भारत से ज्यादा कपास का उत्पादन चीन में हो रहा है। चीन इस मामले में 2027 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के उत्पादन के साथ दुनिया में नंबर 1 देश है।
जबकि भारत 448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के उत्पादन के साथ इस लिस्ट में 36वें नंबर पर है। आखिर चीन ने यह सब कैसे किया? ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि चीन ने अपने यहाँ अच्छा खासा निवेश किया है। वहाँ के कपास किसानों के पास वे सभी जरूरी सुविधाएं हैं जिनकी भारत में कमी है। भारत में कपास की खेती तो अधिक जमीन पर होती है, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों के पास सिंचाई की सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कपास की पैदावार बहुत ही कम होती है। इसके अलावा कपड़े का उत्पादन करने के लिए आवश्यक रंग, बटन, जीपर सभी उत्पादों की पूरी श्रृंखला चीन में बनी हुई है। इसके लिए अलग से अनगिनत कारखाने बने हुए हैं। असल में यह पूरी श्रृंखला ही चीन की सफलता का रहस्य है। इधर भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैन्युफैक्चरिंग अक्सर असेंबली तक ही सीमित रहती है। भारत में आईफोन का निर्माण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पिछले कुछ सालों से भारत में लाखों आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। भारत में आईफोन की सिर्फ असेंबलिंग ही होती है, जो सीधे तौर पर चीन और दूसरे देशों से लाए गए पार्ट्स के साथ की जाती है। एक फोन को असेंबल करने में तकरीबन फोन की कीमत का 4% लागत आता है। इस प्रकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग का आकार वास्तव में बहुत छोटा है। इसके अलावा भारत सरकार विदेशी कंपनियों को भारी सब्सिडी भी दे रही है। राज्य सरकार टैक्स में छूट, सस्ती बिजली, जमीन खरीदने में सब्सिडी की भी पेशकश करती है। असल में यह एक कॉरपोरेट कल्याण प्रणाली है जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा चीन में फार्मा प्रोडक्ट का भी बहुत बड़ा कारोबार है। भारत के लिए चीन एक दर्द है तो दवा भी चीन ही है। दवा को बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल का 67% भारत सीधे चीन से आयात करता है। भारत चीन से कई प्रकार के सर्जिकल औजार और मेडिकल मशीनें भी आयात करता है। इसके अलावा चीन में बैटरियों का भी बड़ा कारोबार है। भारतीय कंपनी टाटा इलेक्ट्रिक कार बनाती है, लेकिन बैटरी और अन्य ईवी घटकों के लिए वह सीधे तौर पर चीन पर निर्भर है। इसके अलावा भारत की बुनियादी ढांचों में भी कई तरह की समस्याएं हैं। भारत की जनसंख्या तो चीन से बड़ी है, लेकिन बिजली उत्पादन में भारत चीन से काफी पीछे है। चीन दुनिया में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला देश है। भारत की तुलना में चीन 5 गुना अधिक बिजली का उत्पादन करता है। फिर परिवहन से संबंधित भी यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं जो पूरी आपूर्ति श्रृंखला और मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित करती है। हालांकि जब आप कागज पर देखेंगे तब आपको भारत की सड़कें बेहतर नजर आएगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। भारत का रोड नेटवर्क चीन से भी बड़ा है। भारत के पास 67 लाख किलोमीटर की सड़क मौजूद है, लेकिन इसमें नेशनल हाईवे और दूसरे प्रमुख सड़कों का प्रतिशत बहुत ही कम है। भारत में नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है। भारत में जितनी नेशनल हाईवे है उसमें 4 लेन सड़कें मात्र 32% है, जबकि 2 लेन सड़कों की संख्या उससे बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा भारत में ऐसी सड़कों की भरमार है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके रख रखाव के लिए सरकार के पास पैसों की कमी है। मैनेजमेंट में भी कई सारी खामियां हैं। जाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई बार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ता है। इस मामले में चीन हमसे बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा चीन ने रेलवे में भी अच्छा खासा निवेश किया है। रेलवे किसी भी देश के विकास का एक बुनियादी बैरोमीटर है। रेलवे से उद्योग और व्यापार के लिए अपार संभावनाएं खुलती है। भारत में रेलवे चीन से भी पहले आया था। अंग्रेजों ने तब देश में बड़े पैमाने पर रेलवे का जाल बिछाया था। तब अंग्रेज रेल के जरिए भारत की खनिज संपदा का दोहन करते थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत में रेल नेटवर्क चीन के मुकाबले दोगुना था, लेकिन अब चीन हमसे काफी आगे निकल चुका है।
दिल्ली और मुंबई भारत में आर्थिक गतिविधि के दो खास केंद्र हैं। इनके बीच की दूरी लगभग 1366 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच सबसे तेज चलने वाली ट्रेन तेजस राज एक्सप्रेस है, जो कि 15 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। इसी दूरी को अगर हम चीन में तय करें तो हमें मात्र 4 से 5 घंटे ही लगेंगे। चीन के दो बड़े आर्थिक शहर बीजिंग और शंघाई के बीच लगभग उतनी ही दूरी है जितनी कि मुंबई और दिल्ली के बीच है। इनके बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन मात्र 4 घंटे 29 मिनट में ही अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। 1990 में चीन में रेल की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी। भारत में भी लगभग इसी रफ्तार से ट्रेन चला करती थी, लेकिन आज चीन में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पर 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चल रही है। वहीं भारत में रेल की अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर के आसपास ही है। हालांकि भारत में भी अगले कुछ सालों में बुलेट ट्रेन चलने वाला है, लेकिन इसके पूरे भारत में विस्तार होने में कई दशक लग जाएंगे। चीन एक सुपर पावर देश है। उसकी अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले कई गुना बड़ी है। भारत के पास पैसे और सही नीति की कमी है। भारत ने पिछले साल जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया था। कई लोग यह मानते हैं कि इससे भारत को फायदा होगा। उन्हें लगता है कि बड़ी आबादी के सहारे भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चीन पर बढ़त बना लेगा। यह लोगों का एक गलत सोच है। चीन की अर्थव्यवस्था से मुकाबला करने के लिए एक बड़ी आबादी का होना कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके लिए एक कुशल आबादी का होना जरूरी है। जर्मनी की आबादी 8.25 करोड़ के आसपास है, जबकि उससे कई गुना ज्यादा लोग तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फिर भी जर्मनी की जीडीपी भारत की जीडीपी से अधिक है। इसलिए मात्र बड़ी आबादी हो जाने भर से अर्थव्यवस्था भी बड़ी नहीं बन जाएगी। अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने के लिए भारत के पास कुशल आबादी का होना भी जरूरी है। लेकिन कुशल आबादी कैसे बने जब हमारे विद्यालयों में शिक्षक ही मौजूद नहीं हो? हमारे देश में लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। हजारों ऐसे कॉलेज हैं जहां पर्याप्त मात्रा में प्रोफेसर नहीं है। आईआईटी को शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र माना जाता है। वहां भी कई शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर अगर हमें कुशल आबादी बनाना है तो उसके लिए सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। बिना शिक्षित हुए भारत कभी भी एक विकसित देश नहीं बन सकता है। चीन हो या कोई और देश, जो भी देश आज तकनीक के सहारे तरक्की कर रहे हैं, उसके पीछे शिक्षा का अहम रोल है। उन देशों ने शिक्षा में अच्छा खासा निवेश किया है। इस निवेश के रिजल्ट को आने में कम से कम 15 साल का समय लगेगा। शिक्षा में निवेश का फायदा रातों रात नहीं मिलता है। इसके रिजल्ट को आने में समय लगता है। जापान और कोरिया ने भी समय लिया है। चीन ने भी काफी समय लिया है और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। कुल मिलाकर भारत को शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर निवेश करना चाहिए। इसी के सहारे भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और निश्चित तौर पर 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उसके बाद भारत से ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका ही होंगे। ऐसा अनुमान है कि 2047 तक भारत की जीडीपी 20 लाख करोड़ डॉलर के आसपास होगी। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने भी यही अनुमान जताया है। हालांकि यह तब संभव होगा जब अगले 25 सालों तक भारत का सालाना विकास दर 7% से ऊपर रहे, जिससे भारत अभी बहुत पीछे है। फिर भी 2047 तक अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा भी कर लें, तब भी हम चीन को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि तब तक चीन भी तरक्की करते हुए बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। चीन की तरक्की का मुख्य कारण उसकी मैन्युफैक्चरिंग ताकत है।
भारत और चीन दोनों देशों ने वैश्वीकरण का जमकर फायदा उठाया है। चीन ने जहां मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचों में तरक्की की है, वहीं भारत की तरक्की सर्विस सेक्टर के कारण हुई है। यही कारण है कि चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, वहीं भारत दुनिया का ऑफिस बनकर रह गया है। फिलहाल जैसे हालात हैं, उस हिसाब से चीन का दबदबा भविष्य में भी बना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को पीछे छोड़ना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव काम है। हालांकि अभी कई कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे विकासशील देशों में जा रही है, खासकर वैसे उद्योग जिसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा लग रहा हो, क्योंकि चीन में मजदूरों के वेतन हर साल 15 से 20% बढ़ रहे हैं। भारत के मुकाबले चीन में मजदूरी दुगुनी से अधिक हो गई है। इसी कारण चीन अब विदेशी कारोबारियों के लिए सबसे सस्ती जगह नहीं रह गया है। इसी कारण वे लोग भारत, मेक्सिको, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कम मजदूरी वाले देशों में जा रहे हैं। लेकिन वैसे उद्योग जिनमें कुशल कार्यबल की जरूरत होती है, वैसे उद्योग अभी भी चीन में बने हुए हैं। कई कंपनी ऐसी भी है जो आसानी से चीन को नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रेडीमेड कपड़े की कंपनी। चीन में इसके लिए पहले कपास उगाए जाते हैं, फसल तैयार होने पर उन्नत मशीनों से कटाई की जाती है, फिर उसके बंडल बनाए जाते हैं, फिर उसकी कंपनियों में धुनाई की जाती है, उसे बुना जाता है, फिर धोया और रंगा जाता है, फिर उसे काटे और सिले जाते हैं। बटन, जीपर, सभी आवश्यक चीजें चीन में ही तैयार की जाती है, तब जाकर कपड़ा तैयार होता है और फिर उस तैयार कपड़े को दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। यह केवल एक कपड़े का मामला नहीं है, बल्कि उसके सभी घटकों का भी मामला है। चीन में उसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला मौजूद है। चीन ने इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में महारत हासिल कर ली है। अब यदि अमेरिका में बैठा कोई कारोबारी अपनी कंपनी को चीन से बाहर ले जाना चाहता है, तो उसके लिए उसे पूरे इकोसिस्टम को अपने साथ ले जाना होगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा। वैसे भी जिस चीज ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाया है, वह मात्र सस्ता लेबर कॉस्ट नहीं है, बल्कि एक कुशल कार्यबल भी है। कड़ी मेहनत करना और अच्छा काम करना चीनी लोगों के खून में है। इसी कारण चीन दुनिया की फैक्ट्री है और आगे भी दुनिया की फैक्ट्री बना रहेगा।